बताया गया ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानना है और दुनिया में क्या क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते, देखिए। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 अ लिटिल 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something serious इन सीरियस टोन्स। तो इसमें स्टार्टिंग में एक स्टोरी सी बताई गई है कि स्प्रिंग का समय था 1945, वर्ल्ड वॉर के एंड का टाइमिंग है ये 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अराउंड 1938 के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी और 1945 में जा कर के वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी विद द लॉस ऑफ जर्मनी हार गई थी। फिर इसमें बताते हैं ही 11 साल का एक बच्चा है जो कि जर्मनी का है, वो अपने बेड पे लेटा हुआ है, वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुन रहा है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं बच्चे के। तो उसके फादर जो है बच्चे के, वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है, डेलिब्रेटेड with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone। तो इस तरीके से उसके फादर बात कर रहे हैं उस बच्चे के, उसके बच्चे के फादर एक फिजिशियन है, फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हैं। तो वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि क्या उनको सिर्फ सुसाइड करना चाहिए, गोली मार लेनी चाहिए खुद को, या फिर पूरी की पूरी फैमिली को मर जाना चाहिए। इस तरीके की बातें चल रही थी उस फैमिली में। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Elise will do to us what we did to cripple and Jews"। तो इसका मतलब देखिए ये है, तो इनके जो बच्चे के फादर हैं वो ये बोल रहे होते हैं कि हमारे साथ अब एलीज वही करेंगे। यहाँ पर एलीज कौन है? एलीज है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, USA, रशिया और भी काफ़ी सारे देश हैं, बट ये प्रोमिनेंट देश थे। इंडिया भी उस समय एलीज के ही साथ था। क्यों? क्योंकि हमारे देश पे तो UK का राज था। 1945 में तो हमारा देश गुलाम था ना, तो हम लोगों ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर UK की तरफ से ही लड़ी थी। तो इसमें जो वो बच्चे का फादर है वो बात कर रहा है कि हम लोगों के साथ भी जो ये एलीट फोर्सेस हैं, एलीज हैं, ये हमारे साथ भी ऐसे ही बर्ताव करेंगे जैसा हम लोगों ने क्रिपल्ड मतलब जो अपंग लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर या बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है। और ज्यूज़ जो है एक धर्म है, इस समय इज़राइल कंट्री है वो ज्यूज़ से पूरी बनी हुई है। तो ये बात कर रहा है कि जैसा हम लोगों ने, हिटलर ने, जर्मनी के लोगों ने ज्यूज़ के साथ और क्रिपल्ड के साथ गंदा बर्ताव किया था बहुत ज़्यादा, वो देखेंगे हम लोग अभी इस चैप्टर में, वैसा ही अब हमारे साथ भी होगा। तो नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। तो जो हेलमेट के फादर हैं, हेलमेट को लेकर के जाते हैं वुड्स में। वुड्स मतलब जंगलों में, ऐसे ही पास में घूमने के लिए लेके जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना लास्ट खुशी भरा टाइम स्पेंड किया और उन्होंने बच्चों के गाने गाए। और उसके बाद हेलमेट जो था उसके फादर ने खुद को गोली मार ली अपने ऑफिस में। हेलमेट को याद है कि दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस। वो कहता है कि उसको याद है हेलमेट को कि किस तरीके से जो ब्लड से भरी हुई यूनिफॉर्म थी उसके फादर की, जो उसके फादर ने पहनी गई थी और उनको बरी किया गया था, यहाँ पे बर्न्ड है, जलाया गया था उनकी फैमिली के फायर प्लेस में। देखिए जितने भी ठंडे देश होते हैं ना, उनके घर में क्या होता है, अंदर भट्टी टाइप की होती है ताकि घर वार्म रह सके, उसमें ही उसके फादर की बॉडी को जलाया गया था। इतना ज़्यादा वो ट्रॉमेटाइज्ड हुआ था, इतना ट्रॉमा, इतना सदमा लगा था उस बात से, मतलब इतने साल हो गए इस बात को, बहुत ज़्यादा परेशान रहा। और कई सालों तक तो उसने, लगभग 9 साल तक जो हेलमेट था उसने अपने घर में खाना नहीं खाया। उसको ये डर लगता था कि उसकी मदर उसको पॉइजन दे देगी खाने में, उसको जहर दे देगी, इसलिए उसने 9 सालों तक अपने घर में खाना नहीं खाया था। हेलमेट जो था may not have realized all that is it meant. His father had been a Nazi and the supporter of Adolf Hitler। तो उसके फादर जो थे ना हेलमेट के, वो एक नाजी थे। नाजी एक पार्टी थी जो कि एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर्स जो थे, उसमें एडोल्फ हिटलर की पार्टी थी, आप ऐसे समझ लीजिए, नाजी पार्टी। और इनकी आइडियोलॉजी अब हम चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से ज्यूज़ के साथ और जो लोग अपंग होते थे उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था। लिटरली उनको भूखा मतलब टॉर्चर कर कर के मारा जाता था। और ये जो हेलमेट था इसके फादर भी नाजी पार्टी के सपोर्टर थे और एडोल्फ हिटलर के भी ये सपोर्टर थे। आप लोगों ने बचपन से कभी ना कभी तो सुना ही होगा नाजीज़ के बारे में, हिटलर के बारे में। और हिटलर का जो डिटर्मिनेशन था कि जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वो बनाएगा और सारे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप के सारे देश जीतने का हिटलर का विजन था और जर्मनी को बहुत ज़्यादा पावरफुल वो बनाना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से उसने ज्यूज़ को मारा। ज्यूज़ जो है ना, उनको हम लोग हिंदी में यहूदी कहते
होते हैं। तो हो सकता है आप लोगों ने यहूदी शब्द सुना हो या फिर ज्यू सुना हो, इसमें से कोई ना कोई नहीं सुना तो भाई अब सुनिए और बिल्कुल हमेशा के लिए इसको याद रखिए कि एक इंसान किस तरीके से मतलब किस हद तक गिर सकता है और क्या क्या वो कर सकता है। नाजिज्म जो है सिर्फ दो, नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, कुछ एक्ट नहीं थे, कोई काम नहीं था नाजिज्म, बल्कि ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी, एक सिस्टम था आइडियाज़ का कि वर्ड को कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए। हम नाजिज्म को और नाजिज्म के बारे में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और हेलमत के फादर ने खुद को क्यों मारा था, वो किस बात से डरा हुआ था तो उसने खुद को मार लिया था, वो सारी चीज़ भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं, इसमें बताते हैं आगे। मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था खुद को एलिस को। तो मैंने एलिस के बारे में आपको बताया था जिसमें यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए वगैरह थे। तो एलिस को इसने क्या कर दिया था, जर्मनी ने खुद को सरेंडर कर दिया था, हार मान ली थी जर्मनी ने, एंटिसिपेट करते हुए कि क्या होने वाला है। हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गॉबल्स और उसकी जो एंटायर फैमिली थी उसने भी सुसाइड कर लिया था, क्योंकि गॉबल्स को समझ में आ गया था कि हम लोग हार गए हैं, अब हमारे साथ बहुत बुरा होगा, तो उसने सुसाइड कर लिया था अपनी फैमिली के साथ इन द बर्लिन बंकर इन अप्रैल। अब देखिए बर्लिन तो जर्मनी की एक जगह है, बंकर क्या होते थे। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। तो एयरफोर्स ना कहीं पर भी बम फेंकती थी, जहाँ पर लोग रहते हैं उन जगहों पर खूब बम फेंके जाते थे। तो लोगों ने क्या करने शुरू कर दिए थे, बंकर्स बनाने शुरू कर दिए थे, मतलब अंडरग्राउंड घर एक तरीके से लोगों ने बिल्ड करने शुरू कर दिए थे, तो उन्हीं को बंकर कहा जाता था और बंकर्स में ही लोग सेफ रह पाते थे। तो बंकर्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये जो इसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था ना हिटलर का, उसने और उसकी पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था जब वो लोग वॉर में हार गए थे। एंड ऑफ द वॉर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल एट Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crimes against humanity। तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल, एक तरह से कोर्ट होता है, कोर्ट सेटअप किया गया था नाजीज के खिलाफ कि इन लोगों ने वॉर ऑफ क्राइम मतलब क्राइम वॉर्स किए हैं, जैसे कि लड़ाई जो चल रही है उसमें जो जो इन्होंने हरकतें करी हैं ह्यूमैनिटी के खिलाफ, इन लोगों ने लोगों को बहुत परेशान किया था। नाजीज़ ने ज्यूज़ को बहुत परेशान किया था, जो क्रिपल्ड लोग होते थे, और जर्मन लोगों के अलावा जर्मनी में जो लोग रहते थे उनको लोग बहुत परेशान करते थे, बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इन सब चीज़ों को देख करके एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था इनके गुनाहों की इनको सज़ा देने के लिए। जर्मनीज़ कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, किस तरीके से जर्मनी ने जो हरकतें की हैं, जो कुछ किया है वॉर के टाइम पर, स्पेशली उनके जो एक्शंस थे, दोज विच केम टू बी कॉल्ड एज क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब पूरे के पूरे मानव मतलब पूरी मानव जाति के खिलाफ इन्होंने जो क्राइम्स किए थे उसके लिए भी तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। रेज सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, मतलब क्या ऐसा उन्होंने करा था कि पूरी दुनिया आज तक भी इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, इस पर मूवीज़ बनती हैं, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जो आज तक भी लोगों की रूह कांप जाती है ये सोच करके कि इस तरीके से कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ कर कैसे सकता है। तो हमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एलिस कौन थे। तो एलिस पावर इनिशियली जो थी वो यूके और फ्रांस थी। फिर 1941 में यूएसएसआर जो आज रशिया है उसने ज्वाइन कर लिया था और यूएसए ने यानी कि अमेरिका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो आपको याद रखना है कि एलिस में कौन कौन थे, और एक थे एक्सेस। ये एलिस पावर और एक्सेस पावर ये जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी। एक्सेस में कौन कौन था, जर्मनी, जापान एंड इटली, ये तीन पावर एक्सेस में थे। और बाकी भी बहुत सारे देश थे जो इन सब की कॉलोनीज हुआ करती थी। उस समय पर तो गुलामी वाला टाइम चल रहा था ना, तो कॉलोनी होती थी, जैसे कि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की गुलाम थी। तो हम लोगों ने ब्रिटेन की तरफ से यानी कि एलिस की तरफ से उस समय सबसे बड़ा नंबर था इंडियन आर्म फोर्सेस का। पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर में जितने भी देशों की आर्मी थी ना, इंडिया का बहुत बड़ा नंबर था उसमें। अब देखते हैं कि ये जीनोसाइडल वॉर क्या है। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जनवरी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रही थी दूसरे देशों के साथ, पर इन्होंने अपने देश के अंदर ही जीनोसाइडल वॉर चला रखी थी। ये क्या होता है जीनोसाइडल वॉर, जीनोसाइड का क्या मतलब होता है, देखिए, किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। तो हमारी बॉडी में जीन्स अवेलेबल होते हैं, उन जीन्स की वजह से ही हम जैसे दिखते हैं, हम मतलब मेनली हमारे जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, हमारा कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारे बालों का रंग क्या होगा, आँखों का क्या होगा, ये हमारी बॉडी के जीन्स की वजह से सब कुछ होता है। तो जो ये था ना हिटलर ने कहा ये जो ज्यूज़ है ना,
भाई ये बहुत ही गंदे लोग हैं और इनको हमें मारना चाहिए, तड़पा तड़पा के इनके साथ बहुत ही बुरा करके हमें इन्हें मारना चाहिए। इस तरीके की जीनोसाइडल वॉर मेनली क्या करा था, हिटलर ने छेड़ दी थी ज्यूज़ के खिलाफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप के जिस जिस इलाके में ये जर्मनी कब्जा करती गई थी वहाँ जीनोसाइडल वॉर इन्होंने शुरू कर दी थी। लोगों को पकड़ पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था। काफ़ी सारे लोग मरे। इसका 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख ज्यूज़ जो हैं वो मारे गए थे इस समय पे, और 2 लाख जिप्सी और 1 मिलियन मतलब 10 लाख पॉलिश सिविलियंस और 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड इन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो इतने सारे लोग, आप समझ लीजिए 1 करोड़ के लगभग लोग वर्ल्ड वॉर में नहीं, वर्ल्ड वॉर के अलावा जिससे हिटलर, जिन लोगों से हिटलर चिढ़ता था ना, उनको मार दिया था बेवजह ही। 1 करोड़ लोगों को तो वर्ल्ड वॉर के बिना भी इसने मार दिया था। इसीलिए तो हमें ये सब कुछ पढ़ना है। तो 70,000 जर्मन्स को भी मार दिया था। मैंने आपको बताया था ना, जो उसको लगता था कि वो मेंटली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, तो ये तो भाई बोझ है हमारे देश पर, इनको मारो, ये देश के लिए कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते, हमारा खाएंगे ही बैठ के, बस इनको मार दो। इस तरीके की मेंटालिटी थी हिटलर की और हिटलर को फॉलो करने वाले लोगों की। तो नाजी जो थी ना, उन्होंने डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑशविट्ज़। तो इसमें बताया गया है कि जो नाजी थे ना, उन्होंने कई तरीके निजात कर लिए थे कि किस तरीके से लोगों को मारा जाए, बहुत बुरा किया जाता था। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, वो इसी जो ऑशविट्ज़ की है। खैर उसके लिए आप मतलब बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। मैन्स होप फॉर मीनिंग, नहीं मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, कि इंसान जो है कि हमारी ज़िंदगी में क्या है उसकी मीनिंग के सर्च के लिए अगर आप खोज करते हैं, उसके बारे में वो किताब है। और ये एक ज्यू के द्वारा लिखी गई है, जो कंसंट्रेशन कैंप में ऑशविट्ज़ में उनको रखा गया था। उनके साथ क्या क्या प्रताड़नाएं हुई थी, बहुत बुरा हुआ था भाई, मतलब सोच से भी परे। तो नाजी ने डिवाइस करी थी अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग, किस तरीके से इनको मारा जाए। लोगों को जहरीली गैसों के चैम्बर में डाल दिया जाता था। और न्यूमेरबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। तो एक ट्रिब्यूनल इनके खिलाफ बनाया गया था, सिर्फ 11 नाजियों को डेथ के दिया गया था। काफ़ी सारे लोगों को पूरी लाइफ की सज़ा दे दी गई थी। रेट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वॉज फार शॉर्ट ऑफ ब्रुटैलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। मतलब ठीक है, उनके साथ सज़ा वज़ा दी गई नाजीज़ को, बट जितने क्राइम्स उन लोगों ने करे थे, जितना परेशान, जितनी ब्रुटैलिटीज़, मतलब इंसान सोच भी ना सके, उससे ज़्यादा लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया था, फिर भी उसके हिसाब से उनको सज़ा नहीं दी गई थी। बट वही है ना कि आप सज़ा दे करके किसी को क्या कर लेंगे, आप तो वैसे ही बन जाएंगे ना, जैसे उन्होंने किया आप उनके साथ वैसे ही कर लेंगे, तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। तो एलिस डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैव बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना जर्मनी, देखिए जर्मनी बेचारा दोनों वर्ल्ड वॉर में हारा है, दोनों वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट में भी सेकंड में भी जर्मनी हारा है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा था ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था जर्मनी को, बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती करी गई थी। इसी की वजह से तो, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई, तभी तो हिटलर का राइज हो गया था। लोगों को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, हिटलर जो कह रहा है ना वो बिल्कुल सही है, ये कह रहा है कि इन सब ने हमारे साथ बुरा किया, अब हमें इनके साथ बुरा करना है। तो लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारा तो जर्मनी की मतलब बेइज्जती नहीं करी गई, ताकि फिर से वही हिटलर जैसा कोई इंसान ना खड़ा होकर के आ जाए। तो एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनके साथ जो बुरा हुआ था जर्मनी के लोगों के साथ, उसकी वजह से ही हिटलर जैसा इंसान और जर्मनी के लोग इतने ज़्यादा ब्रूटल हो गए कि किसी की फीलिंग्स के बारे में उनको समझ में नहीं आया। ये सब उसी की वजह से था, क्योंकि जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ बड़ी बेइज्जती हुई थी। तो अब देखते हैं कि बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। इससे पहले हमने थोड़ा सा देखा अभी पूरा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ था। जर्मनी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी के टाइम से, मतलब हमेशा, आज भी जर्मनी बहुत पावरफुल है, हमेशा से जर्मनी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है। पता है क्यों? जर्मनी के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो देखिए जर्मनी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर रहा है अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी के टाइम से ही, और उससे पहले से भी जर्मनी हमेशा से बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 के टाइम पर लड़ी गई थी, कौन कौन था उस समय जर्मनी के साथ? ऑस्ट्रियन एम्पायर थी और
एक तो ऑस्ट्रियन एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर भी थी, वैसे तो जर्मनी भी था एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर से वही इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एक तरफ थे। तो वही एलीड और एक्सेस पावर हुआ करते थे उस समय पे। तो एलीज कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। अब इससे पहले का जो पार्ट हमने पढ़ा था ना चैप्टर का, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें सारे ऑल जॉइन द वॉर एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम द क्विक विक्ट्री। तो सबको लग रहा था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी,